देखो जिनका भी लेक्चर छूटा है वो क्या करेंगे, वो जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, और वहां पे देख लेंगे जो भी छूटा हुआ है, ठीक है। वैसे बहुत लोग आए थे। अन्वेश, अन्वेश आप आए थे ना कल शाम यस वाले सर, लेक्चर? हाँ, यस सर, अन्वेश आया यस। था। पुण्य आप नहीं आए थे ना शाम वाले लेक्चर में? सर आई थी। सर आए थे। आपका, सर सर्च किया, दो चार चैनल दिखा रहा है सर, कौन सा वाला है आपका? मेरा दो चार चैनल नहीं है यार, एक ही चैनल है मेरा। कुमार अविनाश। हाँ, कुमार कुमार कोई और है, वो कोई और है। मैंने पोस्ट नहीं किया अभी तक। यार ये शायद तालिबान के चैनल में चला गया होगा। क्या मेरे नाम से कोई तालिबान चैनल भी है? मेरे यस सर सर। एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है आपके नाम पे। हाँ, आप हाँ सर। एस्ट्रोलॉजी करते हो? पता नहीं, मैं देखता हूँ फिर आज वो चैनल एस्ट्रोलॉजी वाला। सर कोई वैसे भूल मेरे के हाँ बैठे सर, हो? लाइक है एक चैनल, उसमें लाइक कितने वीडियोस याद नहीं है सर, लेकिन बहुत है। कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था कल वाले क्लास में? हमने स्टार्ट किया था एनर्जी। कल वाले क्लास में हमने स्टार्ट किया था एनर्जी, और एनर्जी में भी हम कौन सी एनर्जी के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। हम सिर्फ बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। बहुत तरह के एनर्जी है, ठीक है, नहीं भी तो 75 तरह के एनर्जी होंगे, तो हम उन 75 तरह की एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ बात करना है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को भी हम दो सब टॉपिक में पढ़ते हैं। पहला सब टॉपिक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बोलोगे? अगर कोई भी पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब उस मूविंग पार्टिकल के पास एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को उसका काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला बचपन में ही सीख लिया था कि वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। बस एक बात का आपको जो ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो v लिखते हैं वो स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं। तो अगर कोई बोले कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है? तो आंसर होता है ना, उसका स्पीड तो कांस्टेंट है। तो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, दूसरा हमने बात करना स्टार्ट किया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये लोगों को परेशान करता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन स्कूल कॉलेज वाले बताते हैं ना, वो इतना कोई काम का नहीं आता। पोटेंशियल एनर्जी का दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज के एग्जाम के लिए आप क्या लिखोगे? अगर आपको स्कूल कॉलेज के एग्जाम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखना है तो आप बोल दो एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी पार्टिकल। ये मैंने नोट्स में भेज दिया है कल। एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, by its arrangement, by its configuration, etc. is known as its potential energy. फील वाला जो डेफिनेशन है, जो अपने को याद रखना है, जो जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ चलने वाला है, मतलब जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आप ये फॉर्मूला याद करोगे, ठीक है। 11th में भी थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन में याद करेंगे, बेसिकली 12th में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो आपको बस समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर कोई डिफाइन करने बोलता है तो क्या डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का? तो सीधा सा आंसर होता है कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम में किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है, वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है in the form of potential energy, in the form of potential energy of the system। ये डेफिनेशन आपको पोटेंशियल एनर्जी का याद रखना है, और ये डेफिनेशन को हम समझेंगे कैसे? तो कुछ एग्जांपल्स है।
जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, जैसे वो बो और एरो वाला जो एग्जांपल होता है, उसमें क्या है, वो जो बो है उस बो में एक स्ट्रिंग लगी होती है। तो जब आपको क्या करना होता है, वो एरो को फायर करना होता है ना, तो आप स्ट्रिंग को ऐसे पीछे पुल करते हो। और आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग खुद से पीछे नहीं जाने वाला। स्ट्रिंग को अगर आपको पुल करना है तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आप एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ, तो उस बो से अगर मुझे एरो फायर करना है, तो वो जो बो का स्ट्रिंग होता है उसको पुल करना होता है। और तुमने नोटिस किया होगा, अगर कभी किसी ने फायर किया है, तो आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे, उसके स्ट्रिंग को जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे, उतने स्पीड के साथ वो जो एरो है वो जाता है। या इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, वो स्कूल कॉलेज में रबर बैंड से खेला करते थे। तो रबर बैंड को ऐसे हाथों में फंसा लेते थे और पेपर लगा के ऐसे मारते थे एक दूसरे को। तो वो जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, वो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। आप देखो आपने क्या किया, सिस्टम। अब सिस्टम किसे बोलेंगे सर, तो वो जो रबर बैंड और पेपर है वो एक सिस्टम है। आप क्या कर रहे हो, सिस्टम में चेंज ला रहे हो। कैसे सिस्टम में चेंज ला रहे हो, तो एक्सटर्नल एजेंट आपने क्या किया, वो रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई किया, जिससे क्या हो गया, रबर बैंड का जो डायमेंशन था, रबर बैंड का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो चेंज हो गया। उसके कारण से रबर बैंड के पास एक एनर्जी आ गया है। उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल का एक्चुअल मतलब होता है हिडन। ये जो पोटेंशियल है इसका एक्चुअल मतलब है हिडन। अब कैसे हिडन है, तो वो भी मैंने आपको समझाया था। हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी है कैसे, तो उसके लिए आप क्या करो, एक पार्टिकल को ग्राउंड से ऐसे लिफ्ट करना स्टार्ट करो। कोई भी पार्टिकल ले लो और उसको ग्राउंड से कुछ हाइट में लिफ्ट करना स्टार्ट करो। जब आप उसको रोक के रखोगे एक सर्टेन हाइट पर, तो आपको लगेगा सर इसकी एनर्जी तो जीरो है, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल अगर ट्रैवल कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है, तब उसके पास एक एनर्जी है। उस एनर्जी को हमने क्या बोला था, उस एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी बोला था। इस वाले केस में जब आप इसको ऐसे स्टेशनरी ला के रखते हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई एनर्जी नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो इसके पास कोई स्पीड नहीं है। लेकिन इसके पास एक स्पीड होता है, और वो जो इसके पास एक एनर्जी होता है, और वो जो एनर्जी है वो इसके पोजीशन के कारण है। अब बोलोगे सर मुझे कैसे पता है इसके पास एनर्जी है। आप जैसे ही उसको रिलीज करते हो, रिलीज करने से ही क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब उसके पास एक स्पीड आ जाएगा। और अगर स्पीड है तो उसके पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। इसका मतलब अगर रिलीज करने के जस्ट बाद से, रिलीज करने के जस्ट बाद से अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी दिख रहा था, तो एट द पॉइंट ऑफ रिलीज, एट द पॉइंट ऑफ रिलीज भी उसके पास कुछ एनर्जी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी को ना ही मिटाया जा सकता है, एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब जब मैंने पार्टिकल को ऐसे, मान लो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर मैंने ऐसे स्टेशनरी रखा है, तब भी इस पार्टिकल के पास एक एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है, तो इस पार्टिकल के पास इसका पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हिडन एनर्जी। क्यों हिडन है, क्योंकि ऐसे वो स्टेशनरी रखा हुआ है तो आपको लग ही नहीं रहा होगा कि इसके पास कोई एनर्जी है। लेकिन आप जैसे ही इसको ड्रॉप कर दोगे, ड्रॉप करने से ही क्या होता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। इसका मतलब अगर ड्रॉप करने के जस्ट बाद एनर्जी है, तो एट द पॉइंट ऑफ ड्रॉप भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। अब उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, उसका हिडन एनर्जी या उसका पोटेंशियल एनर्जी। अब ये डेफिनेशन सोचो, इस डेफिनेशन के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर। मैंने बोला किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए, मान लो ये मेरा अर्थ है और एक पार्टिकल ऐसे रखा हुआ था। एक एग्जांपल देखते हैं। सुबह के लेक्चर में सब आए हैं 40 पार्टिसिपेंट्स। एक या दो लोग अभी और आएंगे, वो लेट से आते हैं थोड़ा। कुछ लोग की लेट सुबह होती है, नहीं कुछ लोग की सुबह लेट होती है। सपोज ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे हमने क्या कर दिया, एक पार्टिकल को लाकर प्लेस कर दिया है। m मास का पार्टिकल था, हमने लाकर इस तरह से क्या कर दिया, प्लेस कर दिया इसमें, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे इस पार्टिकल को क्या करना है, ऐसे रेस करके लेके जाना है ऊपर। कितना हाइट ऊपर ले जाना है सर, मान लो कुछ h हाइट में इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बना हुआ है, मतलब एक सिस्टम जो है वो बना हुआ है, लेकिन मुझे इस सिस्टम में चेंज लाना है। क्यों चेंज लाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे रखा हुआ था, मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर आ जाए। कितना ऊपर आ जाए, तो h हाइट ऊपर आ जाए। अब तुम देखोगे तो सर ये खुद से ऊपर तो आएगा नहीं सर। अगर ये ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, ये खुद से ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसको अर्थ जाने नहीं देगा। अर्थ इससे बहुत प्यार करता है, अर्थ इसको ऊपर जाने नहीं देगा।
तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पार्टिकल को ऊपर लेके जाऊं, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर के डायरेक्शन। और मैं क्या चाहता हूं, ये जो पार्टिकल है, मैं क्या चाहता हूं, ये जो पार्टिकल है वो कैसे ऊपर जाए, ये पार्टिकल जो है उसको स्लोली स्लोली ऊपर जाना है। ये जो पार्टिकल है, मैं चाहता हूं इस पार्टिकल को स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाऊं। अब स्लोली स्लोली ऊपर ले जाने का मतलब होता है कि मैं पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में लेके जाना चाहता हूं। जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए स्लोली स्लोली, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में लेकर जाना है। अब इक्विलिब्रियम में लेके जाना है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल का वैल्यू, वो जो एफ एक्सटर्नल है उसका वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली mg के इक्वल होना चाहिए। अब बोलोगे सर एग्जैक्टली इक्वल होगा क्या, तो नहीं, एग्जैक्टली अगर इक्वल कर दोगे तो कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो वो कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर मैं एफ एक्सटर्नल को बहुत छोटे अमाउंट से mg से ज्यादा रखूं अगर, तो उसके इसमें क्या होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है तो आप ये बोल सकते हो कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो ऑलमोस्ट जीरो है। इसका मतलब मैं इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ग्रेजुअली धीरे धीरे इसे ऐसे ऊपर लेके जाया जा रहा है। अच्छा, अब इस केस में अगर आपसे कोई पूछे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, m इंटू जी के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के साइड में और h अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए, इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, m इंटू जी इंटू एच का। अब तुमने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है GPE, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो तो mgh था। लोअर क्लास में आपको आपके टीचर ने ये फॉर्मूला जरूर बताया होगा। अब तुम ये डेफिनेशन देखो और ये इक्वेशन देखो। हमने डेफिनेशन क्या बोला था, हमने प्रीवियस पेज में डेफिनेशन बोला है कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्टोर्ड एनर्जी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जब ये h हाइट पर है तो इसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड है, इसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सा सिस्टम, तो मार्स और अर्थ वाले सिस्टम के पास एक एनर्जी स्टोर्ड है, और वो जो एनर्जी स्टोर्ड है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था m इंटू जी इंटू एच से। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं सर। ऐसा कुछ मैंने कल भी बताया था और मैंने ये आज बस रिवीजन करा दिया है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में स्टार्टिंग में डाउट हो सकता है, तो डाउट की गुंजाइश ना रहे इसलिए मैंने ये बता दिया। कोई ऐसा है जो बहुत ही तकलीफ में है, सर मैं बहुत तकलीफ में हूँ सर, आप इतना पढ़ा रहे हो सर, मेरे को मेंटल ट्रॉमा हो गया है सर। किसी को ऐसा लग रहा है क्या सर, एग्जाम भी आ रहे हैं, पढ़ना भी है, एलन का टेस्ट भी चल रहा है, KVPY भी चल रहा है, सर हम बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, लोग नहीं समझ रहे, किसी को ऐसा लग रहा है क्या? सर ये तो हमेशा लगता है, उसमें नया क्या है? ये रोज का है। अच्छा सर ये रोज का का मामला है। यस सर। नहीं देखो, एक्चुअल में क्या है कि हम तैयार हो रहे हैं, हम एक ऐसे दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं जो बहुत बुरी है। तुमने सुना होगा दुनिया बहुत बुरी है। एक्चुअल में दुनिया थोड़ी कॉम्पिटिटिव है। क्या होता है ना, यहाँ पर हर किसी को दूसरे से आगे निकलना, और थोड़ा ये सही भी है, मतलब अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में लोगे तो वो सही है। अगर किसी को ग्रोथ प्यारी है तो कॉम्पीट करना आना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए ना कि दूसरों को देख के जलना आना चाहिए, मतलब वो जरूरी है। अब दूसरों को देख के क्यों जलेंगे, ये नहीं कि भाई वो जल के ये हो गए, उसके बुरी बुरी कामनाएं कर रहे हो उसके लिए, वैसा नहीं। आप दूसरे से जलो लेकिन खुद को इम्प्रूव करो, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो खुद का इम्प्रूवमेंट कहाँ से होता है, तो हम क्या करते हैं ना, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो मुझे इसके जैसा बनना है, अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो मुझे इसके जैसा बनना है। जैसे तुम लोग ने भी क्या किया होगा, तुम्हारे हर किसी के मन में एक आइडियल होता है, वो लाइफ में क्या चाहता है ना कि वो, अच्छा अगर जैसे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई भैया या दीदी हो सकती है, कोई क्लासमेट ही हो सकता है, ऐसा वो हर किसी का एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। तो आपको जो अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रखना है वो हायर रखना है। ऐसा नहीं कि अच्छा ये पड़ोस वाले भैया का ठेला है, कल को मेरे को भी अपना एक ठेला चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब थोड़ा अच्छा सोचेंगे, थोड़ा बड़ा सोचेंगे। अब थोड़ा बड़ा सोचेंगे, अब सिर्फ सोचने से काम बन जाएगा क्या सर? नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो एक तरह से आप सोचो कि वो जो बुरा टाइम है आप उसके लिए तैयार हो रहे हो। अगर आप अभी से अच्छे से तैयार हो गए तो वो जो बुरा टाइम,
ऐसा नहीं है कि लाइफ में हमेशा अच्छे दिन ही आएंगे या अच्छा आपको सब कुछ आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन आप स्ट्रगल में कितने अच्छे से खुद को मैनेज करते हो, यही एक स्टूडेंट की या यही एक सक्सेसफुल इंसान का ट्रेड मार्क है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि इस तरह के सिचुएशन अगर आए तो फेस करना है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम लगे, आपको लगे कि सर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, सर स्कूल का भी है, बोर्ड्स का भी है, फिर मेरे को केवीपीवाई भी देखना है, मेरे को इतना सारा एग्जाम करना है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। वो सिर्फ ना प्रॉब्लम होता है टाइम टेबल का। आप एक बार, एक तो पहले आपको मन में ठानना है कि आप कर पाओगे, ठीक है। वो बोलते हैं ना आई कैन डू इट, हाँ तो आपको करना पड़ेगा आई कैन डू इट, और वो सबके बस की बात है। आप केवल आपको मन से जीतना होता है कि हाँ भाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया हो सकता है, अगर मेरे से पहले लोगों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो हो जाएगा। बस खुद को कभी कमजोर नहीं बनाना है। अब ये डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन और ये दोनों देखो तो आपका काम बन जाएगा। हमने डेफिनेशन में क्या बोला था कि सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करता है, तो मैंने तो यही फाइंड आउट किया ना, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन फाइंड किया सिस्टम में चेंज लाने के लिए। अब जो सिस्टम में वर्क डन किया गया था वही सर सिस्टम में, हाँ बोलो। सर ये जो वर्क डन एक्सटर्नल है वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट लग रहा है ना, मींस हाँ लग रहा है बिल्कुल। तो फिर माइनस में क्यों नहीं जाएगा? अगर ये कोई एक पॉजिटिव में जाए तो फिर दूसरा तो नेगेटिव में जाना चाहिए वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना। हाँ तो फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट अगर नहीं होगा तो आप कैसे इसको ऊपर लेके जाओगे? मान लो mg भी नीचे है और तुमने फोर्स एक्सटर्नल भी नीचे लगा कोई तो नेगेटिव होना चाहिए ना वर्क डन एक्सटर्नल या फिर मैग्नीट्यूड है ना, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है ना। अगर आप इसको वेक्टर में लिखते तो आप वेक्टर में क्या लिख देते कि एफ एक्सटर्नल वेक्टर जो है, एफ एक्सटर्नल वेक्टर जो है वो माइनस में mg वेक्टर, आप ऐसा लिख देते। तो फिर वर्क डन एक्सटर्नल वो नेगेटिव में होना चाहिए ना। वर्क डन देखो, वर्क डन तो डिपेंड करता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक जैसा है, मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर अक्यूट होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा बनता है ना, एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो अगर 0 से लेके 90 के बीच का एंगल है तो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन पॉजिटिव आएगा। एग्जैक्टली 90 पे वर्क डन 0 हो जाता है, 90 से 180 में वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो फोर्स भी आपका ऊपर की तरफ है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है। अगर दोनों एक डायरेक्शन के अलोंग है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस कॉस 0। कॉस 0 तो हमने बचपन से ही सीख लिया था सर कि कॉस 0 1 होता है, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? एम इंटू जी इंटू एच। और फिर नीचे वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ तो ये तो डेफिनेशन है ना, यही तो डेफिनेशन है कि सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है। किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो फोर्स है वो फोर्स नेगेटिव हो सकता है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन नहीं है। ये कभी मत सोचना कि ये जो सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपने लिखा है क्या वो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स है? नहीं, ये गलत सोचना है आपका। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट जितना ज्यादा वर्क डन करेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा ग्रेविटी वाला। आया क्या समझ में? यस सर। क्या? अच्छा, अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको ये याद रखना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर कभी भी आपको कैलकुलेट करना है ना, कभी भी आपसे कोई पूछे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करो, तो आप सिंपल लिख देना डेल्टा पीई। डेल्टा पीई का मतलब होता है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ठीक है, काम का मतलब मैं बहुत ही यूज वाला फॉर्मूला है, हिंदी कभी कभी मिस्टेक करा देते हैं। हाँ बोलो सर। बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर F माइनस mg होना चाहिए ना, F एक्सटर्नल माइनस mg। बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना सर, कैसे? हाइट में तो लेके गए ना हम उसे। हाँ तो बहुत स्लोली लेके जा रहे हैं ना, देखो तो बहुत स्लोली लेके जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है ना।
ये तो बताया था ना कि ऑब्जेक्ट को स्लोली स्लोली ऊपर लेके जा रहे हैं, स्लोली स्लोली ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखा है। इक्विलिब्रियम में रखा है मतलब एफ एक्सटर्नल ऑलमोस्ट mg के बराबर है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा है तभी तो वो ऊपर जा पाएगा। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया कि ऐसे ब्रिक्स है, सबने देखा होगा ब्रिक, ठीक है, हो सकता है आपने ब्रिक को अपने टीचर को दे के मारा भी होगा, यही यही परेशान करता है, लो और टीचर को दे मारा एक ब्रिक। मान लेते हैं ये ग्राउंड है और यहाँ पर ना ब्रिक रखा हुआ है और इन्होंने बता दिया कि ये जो ब्रिक है इसका मास बता दिया, ठीक है, ग्राउंड में ऐसा रखा हुआ है और इस ब्रिक का क्या किया इन्होंने बता दिया कि m मास का ब्रिक है, यहां से यहां का हाइट इज a, यहां से यहां इज b और यहां से यहां इज c, ऐसा उन्होंने बता दिया। और ऐसे कितने ब्रिक्स हैं, तो n आइडेंटिकल ब्रिक्स ऐसे रखे हुए थे, n आइडेंटिकल ब्रिक्स, n आइडेंटिकल ब्रिक्स ऐसे रखे हुए थे। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन in arranging the bricks, in arranging the bricks as shown in figure, as shown in figure। मतलब स्टार्टिंग में कैसे रखा हुआ है, स्टार्टिंग में ऐसा रखा हुआ है, बाद में क्या करना है, बाद में इन्हीं ब्रिक्स को आपको ऐसे रख देना है। लंबा लंबा, यस। अब इन्होंने पूछा कि अगर ब्रिक्स को ऐसे रखना होगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये इन्होंने पूछ लिया कि अगर ब्रिक्स को ऐसे रखना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि आप ब्रिक्स को ऐसा रख पाओ। अब ये क्या हो जाएगा, कौन नीचे चला गया, सी और ए नीचे चला गया ना, डी तो ऊपर आ गया, ये यहां पर आ गया बी, यहां पर आ गया ए और यहां पर आ गया सी। m मास का ब्रिक है, n आइडेंटिकल ब्रिक्स है जिसको आपको इस तरह से अरेंज करना है। पहले ऐसा रखा हुआ था, अभी ऐसा रखा हुआ है, तो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। खुद से तो होगा नहीं, एक्सटर्नल एजेंट को लगाना पड़ेगा एक वर्क डन। तो आप ऐसा क्या करोगे कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन मिल जाए, कोई सॉल्व कर सकता है क्या? या पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि सर क्या चल रहा है सर क्वेश्चन में। देखते हैं, देखो यहां पर अगर देखो हमने इसका हाइट चेंज कर दिया। हमने हाँ, हाइट सर, चेंज कर दिया, हाँ बिल्कुल। तो हाँ सर, तो फिर वो जो बी था अब ये ज्यादा हो गया। जब हमने इसको पहले हमने इसको ये लैटरल वाइज रखा था, मींस ठीक है, हाँ ठीक है, रेक्टेंगुलर फेस के हिसाब से। अब ठीक है। हमने इसको अब हमने इसको सर मैं बोलूं, हाँ, तो ज्यादा हाँ, एनर्जी हम लोग को सेकंड ब्रिक पे लगेगा क्योंकि उसका हाइट ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। नहीं हम MTH गया ना, पोटेंशियल एनर्जी। पहले क्या ना ऐसे ब्रिक्स रखे हुए, ब्रिक ऐसे 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 एन आइडेंटिकल ब्रिक्स थे जो रखे हुए थे। अब आपको क्या करना है, एक एक ब्रिक को उठा के ऐसे ऐसे पलट देना है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आए ना, तो आपको एक टर्म होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है ना, एग्जैक्टली सेंटर में अगर ऐसा पूरा बॉडी का मास वहां पे कंसंट्रेट रहता हाँ है। मतलब ऐसा मान लो कि जैसे ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेगुलर शेप है, अर्थ अगर का भी एक सेंटर ऑफ मास है ना। बिल्कुल एक अगर ये रेगुलर शेप है तो ऐसा समझ लो कि रेगुलर शेप का जो सेंटर होगा ना, वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर, तो कुछ होता होगा, ठीक है, बस आप इतना ऐसा समझ लो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है। उसी तरह सर, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो वर्क डन है वो 0 में आएगा क्योंकि हमने इसे mg दिया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो रहा है। यस सर, पलट हाँ, दिया तो फिर 90 डिग्री है ना, ये ऐसे रखा हुआ था, मैंने ऐसे मोड़ दिया ना, तो तो फिर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है ना।
डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट डिग्री में रखेंगे और फोर्स को क्या में रखेंगे, फोर्स को न्यूटन में रखेंगे, तो न्यूटन इंटू डिग्री, वो तो वर्क डन का फॉर्मूला नहीं हुआ ना। तो वो बोलना चाहते हैं कि वो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स विल बी 90 डिग्री। नहीं, कैसे होगा, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा ना। आप अगर सोचोगे तो आपने Yes, क्या sir. किया, यहाँ पे ब्रिक ऐसे रखा हुआ था, आपने बस उसको से सीधा कर दिया। सर तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो फिर तो वर्क डन वैसे भी जीरो आएगा ना। फोर्स नहीं तो सेंटर, देखो पहले इसका सेंटर यहाँ पर था, अब इसका सेंटर यहाँ कहीं पर आ जाएगा क्या, तो डिस्प्लेसमेंट Yes, हुआ sir. ना थोड़ा बहुत। पहले सेंटर यहाँ पर था, अब सेंटर ऊपर चला गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना। 90 डिग्री नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना, कुछ हाइट ऊपर चले गया ना। अभी देखो, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि कभी भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आप डेल्टा पी कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा पी का मतलब क्या है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। तो आप इसको लिख देना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल। कभी भी अगर आपको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछा जाए और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि स्लोली मूव करा रहे, स्लोली मतलब ये बोलने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई चेंज नहीं है, तो आप सीधा फॉर्मूला क्या यूज कर लेना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब एकदम ध्यान से देखना, ये हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन समझना जरूरी है। जैसे मान लो मैंने बोला, मैं इसके लिए इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, फिर ये क्वेश्चन पे आते हैं वापस। मान लो मैंने बोला कि सर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपने ये बोल दिया कि अगर ये रेफरेंस लाइन है, अगर ये रेफरेंस लाइन है और रेफरेंस लाइन से कोई ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस लाइन से किसी ऑब्जेक्ट को, m मास के ऑब्जेक्ट को अगर मैंने h हाइट ऊपर रखा है, h हाइट ऊपर रख दो m मास का ऑब्जेक्ट को, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच लिख सकते हैं क्या, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। नो सर। टफ लग रहा है Yes, क्या, sir. नो सर। थोड़ा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मतलब अब तो मैं आपके चेहरे भी देख सकता हूं, मैं देख रहा हूं कोई अपनी आंखें मल रहा है, कोई अपने बाल बना रहा है, कोई नाखून खुजा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे फोकस करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आप ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन सबको समझ में आया कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं, हमने पोटेंशियल एनर्जी में क्या बोला, एकदम ये दिमाग में बैठा के रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम है और आप चाहते हो कि सिस्टम में बदलाव हो, सिस्टम में चेंज हो, तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वही सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये बोला कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है उसी के कारण क्या हो रहा है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बदल जा रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को देख के लिखा है। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या इस फॉर्मूले में? नो सर। एकदम लो इन एनर्जी। पता नहीं सुबह सुबह क्या खा लिया है सबने, क्या क्या खाया क्या है सुबह सुबह पकवान खा के बैठ गए क्या सब? सर नींद आ रहा है कुछ सर। नहीं। नो सर, नथिंग। नथिंग। अच्छा Nothing, sir. कुछ खा लेना चाहिए भाई, सुबह सुबह वो दूध में डुबो के पार्ले जी खा सकते हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन। सर वाटर इज देयर सर, मोस्ट सर मैं उठते ही बैठ जाता हूँ क्लास के लिए। हाँ वो पता चलता है। नहीं थोड़ा पहले उठा करेंगे ना, क्लास से थोड़ा पहले उठा करेंगे। अब उठते ही बैठ जाना ये सही थोड़ा नहीं है ना। जल्दी हो रहा है सर, 9 बजे ठीक था। हाँ Yes, सर, sir, 9 बजे 9 क्लास बजे ठीक था। सर सोना थोड़ा नहीं हो पा रहा ना, इसीलिए सर थोड़ा नहीं तुम बोल तो सही रहे हो लेकिन तुम गलत इंसान को बोल रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं एक एम्प्लॉय हूँ यार। सर सही इंसान को भी बोलेंगे तो भी थोड़ी सुनेंगे वो लोग। अब नहीं, तुम सही जगह अगर सर, अपनी आप आवाज सुनते हो इसलिए आपको बोलते हैं सर, वरना कोई सुनता ही नहीं हाँ है। सर, आप ही सुनते हो बस। सर वो हमारा बात नहीं सुनेंगे। मान लो मैंने सुन भी लिया तो मैं क्या कर पाऊंगा? तुम मेरे को बोलोगे सर नहीं 9 सर बजे कुछ सही नहीं, था। दुख बांट रहे और क्या। सर फॉर हैप्पीनेस।
बांटने से दुख बढ़ता है, दुख 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 अपना। बांटने से कम होता है ना, इसलिए कम होता है सर। अच्छा ठीक है, लेक्चर के बाद ना मैं थोड़ा देर रो भी लूंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की 9 बजे क्लास क्यों नहीं होती, 8 बजे क्यों होती है। सर को भी तो एक ही दुख है ना। सर रहने दो सर, दोपहर बोल में देंगे भी- हम लोग 7 बजे कर देंगे सर, बोलने सर इशू हाँ सर मत बोलिए कुछ। सर और फिर स्टार्ट हो दोपहर में जाएगा भी रात। करते हैं सर। सर और फिर कर देंगे सुबह 4 बजे क्लास। स्कूल का टाइम तो यही था ना, जब स्कूल नॉर्मल चलता था तो इतने ही टाइम पे तो स्कूल चलता था, 8 8:15 बजे से अच्छा शुरू स्कूल होता में है। चलता था सर, समय चला नहीं, जाता था। स्कूल में चलता था। स्कूल में सर 9 बजे से स्टार्ट होता था, मतलब असेंबली ऐसा होता था 8 बजे। हाँ वो असेंबली तो करता ही नहीं है बाद कोई। 9 बजे पहला क्लास। अच्छा ठीक है सर चलो। दोपहर में भी नहीं सोने देते, दोपहर में भी क्लास। अरे कैसे, वो 1 से 3 तो फ्री रहता है। नहीं उसमें भी 2 से 1 3 से 2 क्लास बजे है। से तीन दो तीन बजे क्लास है तो सर। 2 से 3 क्लास है सर। लिखा दो है 1 आवर का क्लास। ब्रेक रहता है। क्लास होता है 2 से 3 भी क्लास होता है। ओ, तो सर, आप क्या टीचर्स चाहते हो, लोग ब्रेक भी मैं, खा लिए सर। आप क्या चाहते हो, मैं बैठ के रहूं थोड़ी देर? सर 2 से 3 क्लास चलता है सर, मैं वीडियो बंद करके थोड़ा खा लेता हूँ। सर ठीक है। भाग के जाओ, भाग के खा के फिर से बैठो, फिर से भागो। थक गए सर, क्या करें अब। सर आपको तो इतना जल्दी तो नहीं, खाने का टेस्ट भी पता नहीं चलता है क्या खा रहे हैं। बस सर हम मतलब जीना हराम हो गया अभी। अच्छा देखो प्रॉब्लम्स है यार, लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स है। तुम ऐसा ही सोच लो ना कि अभी जो स्ट्रगल है वो तुमको बाद में आराम दे देगा, आराम वाला लाइफ हो इसके जाएगा। बाद बढ़ सकता है सर, इसके बाद और बढ़ेगा। और बढ़ जाएगा सर। अरे कहाँ ऐसा सर- नहीं, सर वो बचपन का बात था सर, सर बाद में 12th तुम क्लास के खुश बाद रहना, में अभी तुम सोचने से भी डर लग रहा है। सर आई हैव डबल हो नहीं जाएगा। नहीं, सर कॉलेज मैंने अच्छा एक होगा। रूटीन भी अच्छा। सुनो सुनो सुनो, 11th थोड़ा मुश्किल होता है, 11th थोड़ा कसदाई होता है, 12th आसान है। 12th का एक तो सिलेबस भी कम होता है, और 12th में ये केवीपीवाई और ये सब वाला नहीं, 12th में भी होता है यार केवीपीवाई। सर केवीपीवाई में तो जाना सर- भी नहीं था, वो लोग जबरदस्ती घुसा दिए। सर अब आशा दे रहे तो सर सर मैंने यस सर, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था केबीपीवाई में, जबरदस्ती घुसा दिए। सर एचपी सर ने तो धमकी दिया सर, अगर नहीं लेंगे तो फोन किया था मैंने। सर आपने भी मैसेज किया था, आपने भी मेरे को बोला गया था मैसेज करने का। वो ऐसा था ना कि सर ने उसमें फॉरवर्ड किया सर ने। हाँ मैं लिखा, वही मैंने सर, आपने किसका मैसेज फॉरवर्ड किया था सर? मैंने लिखा था, बस शब्द किसी और के थे, ना मेरा भाव था ना मेरे शब्द थे, शब्द किसी और के थे भाई साहब। मेरे को बस बोला एचपी गया था सर ये के मैं, थे मतलब। हो सकता है। सर आई हैव मेड ए रूटीन। सर आई हैव मेड ए रूटीन 20 आवर्स स्टडी 4 आवर्स स्लीप। सही है ना, वो टाइम टेबल शेयर कर देना ग्रुप में, सबको ये फॉलो करेंगे वो। अच्छा ठीक है सर मर जाएंगे सर सभी। अरे कुछ नहीं होता। हमारी देखो, इंसान की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है ना, हम एडजस्ट करना जानते हैं। तुम देखो इंडियन एडजस्ट सीखते हैं ना, हम सीख ही नहीं पा रहे हैं कैसे एडजस्ट करें अभी। अरे नहीं नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी कितना दिन हुआ है सर, 15-20 दिन हुआ है ना। 21 डेज में हैबिट हो, वो कोटा फैक्ट्री नहीं देखा तुमने, 21 डेज में हैबिट हो जाएगी। सीजन 2 आ रहा है। सीजन 2 आ रहा है, सर ठीक है। 4 महीने हो गए सर, कहाँ 21 डेज? 4 महीने, ये नया शेड्यूल को 4 महीने हो गए। नहीं नया शेड्यूल नहीं, लाइक एक शेड्यूल में एडजस्ट हो रहे होते हैं कि वो लोग कुछ और घुसा देते हैं। और घुसा देते देखो हैं। ये 9 बजे वाला टाइम तो मेरे को भी बहुत सही लगता था यार, मतलब सर मुझे लगता है सर सुबह तो ये 4 सबसे बजे। अच्छा सर समय मुझे लगता है सुबह 4 बजे से कर लेंगे अच्छा होगा। हाँ यही ना, सुबह 4 से 10 बजे तक पढ़ लेंगे, फिर फ्री हो गए दिन भर के लिए। ये सर वही अच्छा तो है। उसके बाद और क्लासेस रख लेंगे इवनिंग को। मतलब सर आराम 4 बजे सोऊंगा ही नहीं सर, रात में बैठ जाऊंगा, अटेंड कर लूंगा, उसके बाद सोऊंगा। नींद बहुत सारे सोएंगे कब सर? 4 बजे हो ऐसे करेंगे, 4 बजे सीधा पढ़ के वो आएंगे, 10 बजे 11 बजे तक क्लास खत्म होगी, फिर जाके सोएंगे वो। अच्छा छोड़ो हम लोग तो वो सोएंगे फिर रात को उठेंगे फिर से सेम रूटीन। हाँ अच्छा हम लोग वापस आते हैं। तो देखो मुश्किल होता है सबके लिए, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, जो इसको सर्वाइव कर पाएगा वही आगे कुछ अच्छा कर पाएगा। आज विजय सर अभी अचानक से विजय सर आ जाएंगे ना, तो फिर सारी मस्ती चली जाएगी। चले गए। तो वो जाके वो आगे जा चुके हैं सर। अच्छा अच्छा ऐसे इसीलिए थोड़ा तो मैंने वीडियो ऑन किया था। कोई नहीं, हम लोग वापस आते हैं। देखो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को अपने को लिखना होता है चेंज इन काइनेटिक
एनर्जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू बी यूज्ड इन फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तुमको अगर लग रहा है सर ये मेरे को डेरिवेशन नहीं समझ में आया, तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी अगर फाइंड आउट करना है तो mgh लिख देंगे, जिसमें m ऑब्जेक्ट का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या होता है? रेफरेंस लाइन से हाइट, रेफरेंस लाइन से वो कितना ऊपर है वो h हो गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो आप लिखोगे दैट विल बी m इंटू जी इंटू एच। अच्छा, अब इसको यूज करके ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? ये क्वेश्चन में मैं वापस आऊंगा, अभी टेंशन मत लो। मान लो मैंने बोला कि एक छोटा सा पॉइंट मास है। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है क्या पॉइंट मास क्या होता है? अगर सर पॉइंट मास जब भी घूमता है हम उसका रोटेशनल और फिर ये मोशन इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, एक पॉइंट में मास रहता है, एक पॉइंट में मास रहता है ऐसा बोल सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, जैसे इसका रेडियस, ब्रेड्थ, लेंथ, हाइट कुछ भी होता, अगर उसका डायमेंशन जो होता, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है h के सामने, इस h के सामने अगर इसका डायमेंशन बहुत छोटा है, डायमेंशन मतलब ये रेडियस हो सकता है, लेंथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन था वो इस h के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट मास। तो ये मेरे पास क्या है, अगर एक m मास का पॉइंट है हमारे पास जो रेफरेंस लाइन से, मुझे वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? मान लो ये स्फेरिकल शेप का होता, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका रेडियस होता है, इसके पास वॉल्यूम रेडियस है होता है। कि सरफेस एरिया? अगर ये स्फीयर होता, मान लो अगर ये स्फीयर होता, इसका डायमेंशन मतलब इसका रेडियस। अगर रेक्टेंगल होता तो इसका डायमेंशन मतलब इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अगर ये स्क्वायर होता तो इसका डायमेंशन होता है इसका साइड। यस सर, ठीक है ना? तो इसका जो डायमेंशन है अगर वो h के सामने बहुत छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो आप ये देखो, वो जो पॉइंट है वो रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है। लेकिन कभी कभी आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, कभी कभी आपको क्या मिलेगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मान लो ऐसा बोला गया कि एक रॉड है, m मास का एक रॉड था ऑफ लेंथ l, ऐसा m मास का एक रॉड है, लेंथ l, और इस m मास का जो रॉड है उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर मास एक पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड था, तो ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में अगर कभी भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट वाला चैप्टर में एक टर्म सीखना है अपने को, सेंटर ऑफ मास। अभी के लिए आप समझो कि सेंटर ऑफ मास का मतलब इसका सेंटर। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का सेंटर क्या होता है? यहाँ कहीं पर होता। तो वो कितने हाइट पर है रेफरेंस लाइन से? वो रेफरेंस लाइन से l/2 के हाइट पर है। तो अगर आप इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना तो m इंटू जी l/2 लिख देंगे, तो ये इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, अगर पॉइंट मास है तो जो भी रेफरेंस लाइन से हाइट है वो लिख दो। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में आप उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढोगे। सेंटर ऑफ मास अभी के लिए आप इतना मान लो कि सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट का सेंटर है। तो अगर ये रॉड के जैसा था तो इसका सेंटर l/2 पर होता, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते हैं? m इंटू जी l/2 लिखते हैं। ये बात समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, अब देखो ये प्रॉब्लम। अब अगर प्रीवियस प्रॉब्लम में आओगे तो अभी ये जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखता तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे? अगर मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी और कौन सा? इनिशियल। तो किसी एक ब्लॉक का अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता तो m इंटू जी, और वो a/2 के हाइट पर है क्या? रेफरेंस लाइन से a/2 के हाइट पर होगा ना? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, Yes, और sir. ऐसे ऐसे हमारे पास n आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं अगर, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का पोटेंशियल एनर्जी है mg a/2 इंटू n कर दोगे तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना? यस सर। सर वो n का सा है? n आइडेंटिकल ब्लॉक्स थे ना, ऐसे ऐसे Yes. n आइडेंटिकल ब्लॉक है। एक का पोटेंशियल एनर्जी mg a/2। अगर ऐसे n ब्लॉक्स का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो आप क्या करोगे? सबको ऐड करते चले जाओगे।
तो लास्ट में Yes, yes. कैपिटल mg इंटू a/2 पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अच्छा, इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको फाइनल में लिखना है, अगर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे? NMG B/2 b/2। और यहाँ पर भी कितने ब्लॉक्स थे? n आइडेंटिकल ब्लॉक्स थे, सबको ऐसे से हम क्या कर दिए, खड़ा कर दिए। अब अगर मुझसे तो पूछा कैंसिल हो जाएगा, नहीं 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 रेशियो निकालेंगे ना। नहीं, अब मुझसे क्या पूछा गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और मैंने आपको बताया कि अगर ये सब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि स्लोली स्लोली हो रहा है, तो अगर क्वेश्चन में ये बोला गया कि ऐसे ब्रेक रखा होता, उसको स्लोली हमने ऐसे लिफ्ट कर दिया, ऐसे रखा होता स्लोली ऐसे लिफ्ट कर दिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड आउट करना है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आप क्या लिखोगे? आप एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल। आप ये लिखोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल एनर्जी कितना था? n mg b डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल कितना है? n mg a डिवाइडेड बाई 2। जो भी कॉमन है बाहर निकाल दो, n mg बाई 2 बाहर है, तो ये b माइनस a आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। सबको ये एग्जांपल समझ में आया? हाँ बोलो बोलो। डिस्प्लेसमेंट या फिर ये क्यों डिस्प्लेसमेंट क्यों 90 डिग्री में नहीं होगा? मींस डिस्प्लेसमेंट नहीं सेंटर है ऑफ ना, मास तो सेम रहे। सेंटर ऑफ मास तो क्या हो गया ना, पहले ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ था, मान लो पहले ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। यस अब मैंने इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री ऐसे टिल्ट कर दिया ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास अब ऊपर चला जाएगा, जो सेंटर है वो तो ऊपर चला गया ना, तो वो इतने पॉइंट से डिस्प्लेस हो गया। अब कितना लेंथ डिस्प्लेस हुआ ये तो अपने को पता नहीं, तो अपने को वही कैलकुलेट करना था। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने ये बोला कि पहले का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लो, बाद का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लो, और वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो वर्क डन का वैल्यू बता देगा। आया ना? यस यस सर। मैंने ब्रेक को नो डाउट ऐसे 90 डिग्री रोटेट किया है, लेकिन अपने को क्या करना है, इस mg फोर्स का वर्क डन देख रहे हैं ना, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है, mg के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना है, क्योंकि mg नीचे था और आप इस सेंटर को ऊपर लेके जा रहे हो। अब कितना हाइट ऊपर लेके जाओगे उसी हिसाब से तो वर्क डन आएगा ना। तो कितना हाइट ऊपर आ गया? ये पहले a/2 पे था, अभी b/2 पे आ गया, तो b/2 माइनस a/2 सेंटर को ऊपर ले गया। क्या नहीं आ रहा सर समझ में? सर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री नहीं होगा। देखो पहले यहां पर था, पहले इसका सेंटर यहां पर था, ये हाइट कितना है? ये हाइट a/2 है। अब इसका सेंटर कहां चला गया? यहां पे चला गया b/2। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? वो जो सेंटर है, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये अमाउंट हुआ, तो ये b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 होगा क्या? हाँ या ना? सर लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, मैं जानता हूं पोर्टलैंड के हिसाब से आ रहा है। सेंटर ऑफ मास तुमने क्या किया, ऐसे रखा हुआ था, अब तुम इसको ऐसे ऊपर लिफ्ट कर दो, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे ऊपर आ गया ना। यस सर। पहले सेंटर यहाँ कहीं पर था, अब तुमने लिफ्ट कर दिया तो सेंटर ऊपर आ गया ना। पहले देखो, पहले जो सेंटर था वो रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर था? लेकिन इससे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि सेंटर ही तो देख रहे हैं ना कि सेंटर कहाँ चला गया। पहले सेंटर यहाँ पर था, अब इसको इसी पोजीशन पे ऐसे लिफ्ट कर दिया आपने, पहले ऐसा रखा हुआ था ना, आपने इसी पोजीशन पे इसको क्या कर दिया, ऐसे स्टैंड कर दिया, तो इसका सेंटर ऊपर आ गया ना। यस सर, ऊपर आ गया। तो सेंटर ऊपर आ गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सेंटर का डिस्प्लेसमेंट देखना है। अब सेंटर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पहले सेंटर a/2 के हाइट पर था, अब सेंटर b/2 के हाइट पर आ गया, तो ये जो येलो से मैंने मार्क किया है वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट है, b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब अगर स्लोली स्लोली आप लेके आ रहे हो, अगर आप इसको स्लोली स्लोली लेके आ रहे हो, उसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर के साइड में होना चाहिए, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसे ऐसे n ब्लॉक थे तो वहां पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आया समझ में ये? यस सर। ओके, चलो फिर एंड करते हैं मीटिंग। अच्छा, आपका काम है, आपको ये वो जो मैंने वर्क डन का असाइनमेंट भेजा है क्या आपके ग्रुप में? नो सर। नहीं, तो एलन से ही करना है ना? एलन से करना। वर्क डन का एलन मटेरियल सॉल्व करना है, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमें 5 को टेस्ट भी देना है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहीं पे पढ़ना है, यहीं पे सीख लेना है, ताकि हम 5 तारीख को टेस्ट भी दे पाए। ऐसा नहीं सोचना कि सर थोड़ा बहुत यहाँ पे सीख लेते हैं फिर थोड़ा बहुत खुद से पढ़ेंगे।
आप यहाँ पे लेक्चर अच्छे से अटेंड करोगे तो आपका टेस्ट आराम से अच्छे से चला जाएगा। आया क्या समझ में? यस सर। चलो फिर एंड करते हैं मीटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।